डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री का अध्ययन जारी है और इसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। तो पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किस तरह से हो सकता है? या तो तापमान को बढ़ा दिया जाए या तापमान को घटा दिया जाए। दोनों ही अवस्थाओं में पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है। किसी बीकर में यदि बर्फ ले लिया जाए और बर्फ को किसी स्प्रिट ज्वालक या गैस बर्नर के ऊपर रख दिया जाए तो धीरे धीरे पिघल करके द्रव में अर्थात पानी में बदल जाता है। लेकिन उसी में एक थर्मामीटर डाल दिया जाए और देखा जाए तो जिस टेम्परेचर पर बर्फ को रखा गया है, उष्मा देने के बाद, बीकर को नीचे से गर्म करने के बाद, जब तक पूरा बर्फ पिघल करके पानी के रूप में नहीं बदल जाता है, तब तक थर्मामीटर का पारा नहीं बदलता है। थर्मामीटर का तापमान का जो पैमाना है वो चेंज नहीं होता है। तो ऊष्मा जो दी जा रही है वो ऊष्मा कहाँ जाती है, आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि वो ऊष्मा क्या होती है। ठीक उसी तरह द्रव को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान जब उसे ऊष्मा दी जाती है तो वह ऊष्मा जब तक पूरा जल उबलने नहीं लगता तब तक टेम्परेचर, जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है, वो नहीं बदलता है। तो ऊष्मा कहाँ जाती है, वो कैसी ऊष्मा है? आखिर ऊष्मा तो नीचे से दी जा रही है स्प्रिट लैंप के माध्यम से या गैस बर्नर के माध्यम से, लेकिन वो ऊष्मा कहाँ जाती है? उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आज इसी गुप्त ऊष्मा के बारे में जानेंगे। गुप्त ऊष्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऊष्मा छिपी हुई रहती है, उसी पदार्थ में वो ऊष्मा छिपी रहती है। आइए जानते हैं उसके बारे में कि वो ऊष्मा क्या होती है। जब बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन में रख करके और गर्म किया जाता है तो बर्फ को पानी में बदलते समय जो ऊष्मा दी जाती है, जब तक कि पूरा बर्फ पानी के रूप में परिवर्तित न हो जाए, थर्मामीटर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह ऊष्मा बर्फ के कणों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। बर्फ के जो कण हैं वो ठोस अवस्था में हैं, उनको तोड़ने में वो ऊष्मा खर्च होती है और इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि बर्फ ठोस पदार्थ है और उसको गलाने में वो खर्च होती है, तो इसलिए उसे गलन की ऊष्मा कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आइए देखें संगलन की गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदल देती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव में जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो गलनांक शब्द आता है। गलनांक बताया था पिछले क्लास में। गलने का अंक गलनांक कहलाता है, अर्थात जिस तापमान पर कोई ठोस गलता है, पिघलता है और पिघल करके द्रव में बदलता है, तो उसका गलनांक हुआ। और गलनांक पर जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो संगलन गलनांक, ठोस से द्रव में परिवर्तन होना, तो इसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, यह डेटा दिया हुआ है बुक में। उसके बाद द्रव को जब गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करने पर वो वाष्प में बदलता है। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, देखिए यहां पर गलनांक शब्द था, यहां क्वथनांक शब्द है। क्वथनांक, क्वथन का अंक, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है या उबलने लगता है, उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं।
भिन्न भिन्न द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है, तो द्रव से गैस में पूर्णतः बदल देती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका डेटा इतना दिया हुआ है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, और यह है 335 किलो जूल पर किलोग्राम, कैलोरी के रूप में भी होता है। इसके बाद ये तो हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ा करके, यहां टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ठोस को द्रव में बदलने के लिए, तापमान ज्यादा करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। उसी तरह द्रव को वाष्प में बदलने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ठीक इसका अपोजिट भी होता है, तापमान को कम करेंगे तब भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। द्रव के तापमान को कम करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा, वाष्प के तापमान को कम करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। तो इस प्रकार उसकी भी गुप्त ऊष्मा होती है। आइए उस गुप्त ऊष्मा को भी जानें। उन दो प्रकार की गुप्त ऊष्मा के रूप में हमने देखा कि तापमान को बढ़ाया जाता है और तब संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। अब ठीक उसके विपरीत तापमान को कम किया जाता है, तब 1 केजी वाष्प द्रव में बदलता है। जब 1 केजी वाष्प द्रव में बदलता है, यहां वाष्प द्रव में बदलता है, ये कब होगा? जब तापमान कम होगा। तो वह अपने क्वथन या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करता है। इसके पहले वाले गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा ग्रहण की जाती है और यहाँ पर ऊष्मा त्याग की जाती है, ऊष्मा का त्याग होता है। तो इसे द्रवण या संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक उसी तरह जब 1 केजी द्रव ठोस में बदलता है, द्रव को ठोस में बदलने में भी ऊष्मा कम करनी पड़ती है, तो वह अपने गलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करता है। तो इसे हिमीकरण, हिम का मतलब बर्फ, तो हिमीकरण या जमने की गुप्त ऊष्मा के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से इन गुप्त ऊष्मा की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में, याद रखना होगा। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, या द्रवण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको समझना कठिन नहीं है। अब इसके अंतर्गत जानने वाली बात यह है कि जब किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जाता है तो उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, तापमान में वृद्धि नहीं होती है और तापमान स्थिर रहता है। इसका कारण यह है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण होता है, उन कणों के आकर्षण को कमजोर करने में वो ऊष्मा खर्च होती है। पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के दौरान जो टेम्परेचर या ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है, वह पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है और इससे पदार्थ के कण के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। तब तक ऊष्मा में वृद्धि नहीं होती है जब तक कि पदार्थ पूरी तरह से अपनी अवस्था को परिवर्तित न कर ले। तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ पूर्ण रूप से बदल जाए, तब जाकर के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो ऊष्मा उसमें खर्च होती है उसे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस ये बर्फ का गलनांक भी है और पानी का जमनांक भी है। जिस टेम्परेचर पर पानी जमता है, जमनांक या हिमांक, पानी जम करके बर्फ बन जाता है, वो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। या बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है, वो उसका टेम्परेचर गलनांक। तो ये दोनों एक ही होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या उसको केल्विन में चेंज करें तो 273 केल्विन। तो जब 273 केल्विन तापमान पर बर्फ को ठंडा किया जाता है और पानी को भी इसी तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है। इसका कारण क्या है? जब बर्फ पिघलता है तो अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करता है। वो बर्फ जब पिघलता है तो अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा हमारे शरीर से ले लेता है और हमारा हाथ जो है,
हमारा शरीर, जिसे हाथ पर रखते हैं तो हाथ, शरीर के किसी भी अंग पर रखेंगे तो उस अंग से उष्मा ले लेता है और शरीर के तापमान में या हाथ के तापमान में कमी आ जाती है। इसी कारण बर्फ हमें ठंडा महसूस होता है। जबकि 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर जल कोई गुप्त उष्मा नहीं लेती है। बर्फ जो है उष्मा लेती है, इसलिए वो अधिक ठंडा महसूस होता है, क्योंकि बर्फ में हमारे शरीर की उष्मा प्रविष्ट हो जाती है, हमारे शरीर का तापमान उसमें चला जाता है, तो हमारा शरीर का तापमान कम हो जाता है, तो हमें ठंडा का अनुभव होता है। लेकिन उसी टेम्परेचर पर यदि जल में हम अपना हाथ डालें या जल को अपने हाथ पर लेते हैं तो जल कोई गुप्त उष्मा नहीं लेती है, इसलिए समान तापमान यानी 273 केल्विन पर बर्फ हमें अधिक ठंडा महसूस होता है। ठीक इसी तरह का एक और उदाहरण, उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप द्वारा अधिक जलन महसूस होता है। आप उबलते हुए पानी में हाथ डाल दें और भाप के तहत अपना हाथ ले जाएं या शरीर का कोई अंग ले जाएं तो भाप से जलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा गुप्त उष्मा के रूप में अधिक उष्मा होती है। और जब भाप या वाष्प हमारी शरीर की त्वचा पर पड़ती है तो संघनित होकर के पानी बनता है, और उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त उष्मा के बराबर अधिक उष्मा का त्याग करती है, इसलिए भाप से अधिक जलन होता है। उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होता है, उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कारण बताइए। इसके बाद अब आगे कुछ और देखिए। ऊर्ध्वपातन के बारे में भी बताया गया था। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और पुनः उसको ठंडा करने पर गैस से पुनः ठोस में परिणत हो जाता है। तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जिन पदार्थों में ये गुण पाया जाता है उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। कर्पूर, नैफ्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासिन या अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर के नाम से भी जाना जाता है, रासायनिक सूत्र NH4Cl, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। नैफ्थलीन की गोलियां कपड़ों के बीच में रख दी जाती हैं कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। प्रायः संदूक के अंदर कपड़े रखे जाते हैं लंबे समय तक, तो उसके अंदर नैफ्थलीन की गोलियां डाल दी जाती हैं ताकि उसमें कीटाणु न लगे, और धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात वो गोली ऑटोमेटिक अपने आप उड़ जाती है। कपूर को भी आप खुली हवा में छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे वो उड़ जाएगा, वो वाष्प में बदल जाएगा। तो ये ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ, इनके भी नाम आपको याद रखने होंगे। 1 नंबर के सवाल में पूछ सकता है कि ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ, और 4 विकल्प रहेगा, उसमें से किसी एक का नाम आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए या तो हमें तापमान बाहर से देना पड़ता है या उसमें तापमान उसमें से बाहर निकलता है। तापमान को कम करके, तापमान को बढ़ा करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक एक और तरीका है, वो है टेम्परेचर, दाब में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन करके भी हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। हमारे घरों में जो LPG का सिलेंडर आता है वो संपीड़ित किया हुआ रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम जानते हैं गैस के कणों के बीच ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं, उन कणों को संपीड़ित किया जाता है, उन पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वो कण नजदीक सटते हैं, और गैस के कण जब नजदीक सटते हैं तो वो द्रव के रूप में बदल जाते हैं, और उसी गैस को छोटे छोटे सिलेंडरों में भर करके और हमारी घरों तक पहुंचाया जाता है। यानी दाब में परिवर्तन करके भी हम पदार्थ की अवस्था को बदल देते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखने की बात है। ठोस CO2, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, सूखी हुई बर्फ भी कहते हैं। ये भी दाब में परिवर्तन का ही प्रभाव है। दाब में परिवर्तन के प्रभाव के कारण ही ये शुष्क बर्फ हमें प्राप्त होता है।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, और जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खुली हवा में रख दिया जाता है तो दाब घटकर सामान्य वायुमंडलीय दाब तक आ जाता है और ताप में वृद्धि होकर सामान्य वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है। तो दाब के घटने और ताप के बढ़ने से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। तो दाब के परिवर्तन से भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उपयुक्त जितने भी आपने पढ़ा, इन उदाहरणों और प्रयोगों के आधार पर हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, अथवा सीधे ठोस को गैस में या गैस को ठोस में बदल सकते हैं। यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मूलतः दो कारणों से, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, ताप और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। आज इतना ही। इसकी तैयारी आप कीजिए, इनसे संबंधित प्रश्नों को बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।